everyone, welcome back to this channel. In this video, we are going to cover emergency drugs from Pharmacology 2 of unit Miscellaneous Drugs. So let's directly jump to the topic. Emergency drugs क्या होते हैं? वो सारी medicines, वो सारे drugs जो हम use करते हैं तब जब person की life हमने save करनी है, when the life of the patient is definitely at the risk. कोई उसको कोई भी ऐसी की life threatening condition है, जैसे person को cardiac arrest हो गया, respiratory arrest हो गया. In all those situations, emergency drugs are used. तो क्या ये दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, दीज आर द लाइफ सेविंग मेडिसिन. कब यूज करेंगे? इन द इमरजेंसी सिचुएशंस टू स्टेबलाइज अ पेशेंट्स कंडीशन अंटिल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज गिवन. क्योंकि वो तो हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए देंगे, कभी भी जो ये ड्रग्स होते हैं उसकी जो रूट कॉज है उसको ठीक नहीं करेंगे, बट उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज करेंगे. सो दीज आर लाइफ सेविंग मेडिसिन यूज्ड इन द इमरजेंसी सिचुएशंस टू स्टेबलाइज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. वेरी इजी. क्लासिफिकेशन. इमरजेंसी ड्रग्स की ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ही वर्क कैसे कर रहे हैं. एक होते हैं आइनोट्रोपिक्स, क्रोनोट्रोपिक्स, ड्रोमोट्रोपिक्स. बेसिकली ये हार्ट पे इनका क्या एक्शन है, इस बेस पे क्लासिफिकेशन है. आइनोट्रोपिक तुम्हें पता होगा, जैसे हमने एट्रोपिन बहुत बार सुना है. वो क्या कर रहा है? अफेक्ट द फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन. हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं कर रहा है, कितनी जोर से कितनी स्ट्रेंथ से वो कंट्रैक्ट कर रहा है, वो उनको कहते हैं हम आइनोट्रोपिक. कितनी जोर से स्ट्रेंथ से, ठीक है, आइनोट्रोपिक. क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट कितनी जल्दी जल्दी हार्ट बीट कर रहा है, रेट के लिए क्रोनोट्रोपिक है. ड्रोमोट्रोपिक कंडक्शन सिस्टम पे बेस है, वो इट अफेक्ट्स द कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द हार्ट. वो बिल्कुल ही कंडक्शन सिस्टम पे आ गया. क्लियर है? अब ये सारी चीज़ें जो भी हमने आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक पढ़े हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव. पॉजिटिव क्या करेंगे? स्ट्रेंथन द फोर्स ऑफ हार्ट रेट. नेगेटिव क्या करेंगे? वीक, मतलब है इनका काम क्या, ये एक्ट कर रहे हैं फोर्स ऑफ हार्ट बीट पे. पॉजिटिव बढ़ाएंगे, नेगेटिव फोर्स को घटाएंगे. वहीं अब ये एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव में डोपामीन, एट्रोपिन आता है, नेगेटिव में प्रोपेनोलोल आता है. पॉजिटिव इसमें एक्सेलरेट द हार्ट रेट, उसमें हार्ट रेट को स्लो डाउन करेंगे. एक्सेलरेट में आएगा एड्रेनालिन, स्लो डाउन में आएगा डिजॉक्सिन. पॉजिटिव कंडक्शन सिस्टम की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा तो फेनिटोइन पॉजिटिव, अगर डिक्रीज करेगा नेगेटिव तो वेरापेमिल. क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स. वो है क्या, ये अच्छे से क्लासिफिकेशन एज इट इज याद कर लो. सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन. फाइन. अब हम नेक्स्ट करते हैं बेसिक. दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स. अब हमने जितने भी 12 to 14 ड्रग्स पढ़ने हैं उनको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है. ड्रग, ठीक है, उसका अगर कोई सेकंड नेम है या जो उसका बेसिक सा फंक्शन होगा वो यहाँ पर लिख देंगे. उसका डोज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, टॉक्सिसिटी, एंटीडोट एंड कुछ की पॉइंट्स, ताकि अगर एक ड्रग पे भी आ जाए तो मैं बेसिक चीज़ पता हो, बाकी तुम इंट्रोडक्शन लिख के आओगे तो लेंथ बन जाओगी. क्लियर है? हमने ऐसे करके 12 to 14 इमरजेंसी ड्रग्स अभी लिख करने हैं. तो फर्स्ट ड्रग, जिसको पहला ड्रग है हमारे पास एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं. डोज ये याद रख लो, ये तो है कि कितने एम्प्यूल, एक एम्प्यूल में कितना उसका अमाउंट होता है, बट दिस इज द डोज दैट टू बी गिवन. 1 mg देना होता है IV ओवर 3 to 5 मिनट्स. एड्रेनलिन पहला ड्रग पड़ा है, कितना देना? पहला ड्रग है 1 mg देना है ओवर 3 to 5 मिनट्स. क्लियर? पहला ड्रग 1 mg. अब करता क्या ये याद रखना. सबसे पहले तुम कहीं नोट कर लो, अगर अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, बीटा 1 स्टिमुलेट हो रहे हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है, बीटा 2 स्टिमुलेट हो रहे हैं तो ब्रोंकोडाइलेशन होती है. अल्फा क्या? बीटा 1, बीटा 2. क्लियर? अब इसने इन तीनों को स्टिमुलेट किया. अभी मैंने बताया अल्फा पे अगर स्टिमुलेट किया वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, बीटा 1 को किया तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, बीटा 2 को किया तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी. अब मुझे ये बताओ, तुम्हें मैकेनिज्म अगर क्लियर हो गया, हम कब चाहेंगे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो? हम तब चाहेंगे जब हम चाहते हैं कि बीपी इंक्रीज हो. तो मतलब हाइपोटेंशन में दे सकते हैं या नहीं? कार्डियक अरेस्ट में दे सकते हैं ताकि वो मेंटेन रहे, टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन रहे. तो पहला तो एड्रेनलिन कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, मेन है कार्डियक अरेस्ट. पल्सलेस VT/VF में वाले कार्डियक अरेस्ट में हम इसको दे सकते हैं. कब हम चाहेंगे ब्रोंकोडाइलेशन हो? भाई जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है वो कब होती है? अस्थमा अटैक में. सीवियर अस्थमा अटैक में हम एड्रेनलिन दे सकते हैं. पहले 2 क्लियर. हार्ट रेट कब हम कहेंगे इंक्रीज हो? जब कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो तुम यहाँ से फिर से समझ लोगे. एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर है, शॉक में है पेशेंट, तुम चाहते नहीं है वेजोकंस्ट्रिक्शन हो, हार्ट रेट इंक्रीज हो ताकि टिश्यू परफ्यूजन होए, तो ऐसे तुम मैकेनिज्म से इंडिकेशंस को लिंक करके कर दोगे. जब हम चाहते हैं कि ये एक्शंस आए तब वो इंडिकेशंस तुम लिख देना. क्लियर है? लिंक करके करना. देयर इज नो नीड टू क्रैम दीज थिंग्स. कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम चाहेंगे अगर पहले से हाइपरटेंशन है और वेजोकंस्ट्रिक्शन करा दे? नो, हाइपरटेंशन में नहीं. अरिथमियास, हम हार्ट से कोई भी पंगा ले सकते हैं अगर ऑलरेडी पर्सन इज सफरिंग विद अरिथमियास, सो दैट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन. टॉक्सिसिटी
क्या कर सकता है अगर ज़्यादा ऑब्वियसली अगर इसका ही ज़्यादा दे दिया तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, हार्ट का टैकीकार्डिया हो जाएगा, एंग्जाइटी एंड पाल्पिटेशंस हो सकती है, मतलब अरिथमियाज हो सकते हैं। एंटीडोट क्या है? अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि वो क्या करेंगे अगर ये ज़्यादा दे दिया तो हमने हाइपरटेंशन, ये एंटी हाइपरटेंसिव ही तो है, तो फिर हमने इसको स्लो डाउन करना है तो एंटी हाइपरटेंसिव अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर दे देंगे। की पॉइंट्स याद रखना, प्रायोरिटी नेफ्रो के पेशेंट में हम एड्रेनलिन दे सकते हैं। डू नॉट यूज डिसकलर्ड सोल्यूशन, उसका मतलब यह है कि ऑलरेडी इट इज एक्सपायर्ड या इसका आपको टॉक्सिक इफेक्ट आ सकेगा। यूज्ड फॉर एनाफाइलैक्सिस, कौन सा ड्रग एनाफाइलैक्टिक शॉक में हम दे सकते हैं? एड्रेनलिन। ठीक है, क्लियर, एक ड्रग क्लियर, राइट? ठीक है, दैट इज एट्रोपिन। पहली ड्रग 1 mg दी थी, दूसरी ड्रग हाफ देनी है सेम टाइम में, 0.5 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट, मैक्सिमम ये 3 mg जा सकती है। पहली 1 mg, दूसरी 0.5 mg। एट्रोपिन पढ़ा हमने सेकंड में। ये क्या है? एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो करता है। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन मतलब कि ये क्या करेगा? एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करेगा। एंटीकोलिनर्जिक से तुम यही समझते हो। होता क्या है, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही थी तब वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट शो करती थी। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। उसमें क्या होता था? हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता था। पर अब हमने ये एंटीकोलिनर्जिक दे दिया एट्रोपिन, अब उसने एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर दिया, मतलब हार्ट रेट अब कम नहीं होगी, अब क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये इसका एक्शन है। पहले तो तुम्हें इतना क्लियर हो गया, ये समझ आ गया मैंने भी क्या बोला, एंटीकोलिनर्जिक का क्या मतलब है? एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करना। एसिटाइलकोलिन पहले क्या कर रहा था, अब देने के बाद क्या होगा? क्लियर। अब हम कब चाहेंगे हार्ट रेट इंक्रीज हो? अगर पर्सन की को ब्रेडिकार्डिया हुआ पड़ा है तब हम चाहेंगे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो। या ये याद रखना, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम कौन सा इमरजेंसी ड्रग देते हैं? एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम देते हैं एट्रोपिन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ग्लूकोमा में हम नहीं दे सकते। क्यों? अभी हमने पढ़ा इसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है ना। ग्लूकोमा में अगर ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कॉज करेगा ना तो क्या उसमें ना फिर प्यूपिल डायलेशन एंड सिलियरी रिलैक्सेशन नहीं होगी, जिससे कारण जो एक्वस आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, आईओपी इंक्रीज हो जाएगा। और ग्लूकोमा में हम चाहते ही नहीं है आईओपी इंक्रीज हो, नहीं तो कंडीशन वर्सन हो जाएगी। इसलिए इसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होने के कारण हम एट्रोपिन को ग्लूकोमा में नहीं देते। क्लियर। फिर और हम टैकीकार्डिया में देंगे? ऑलरेडी हम हार्ट रेट इंक्रीज है तो और करवाएंगे? नहीं। फिर और तुम्हें पता है अब एंटीकोलिनर्जिक वाले सिम्टम्स कोलिनर्जिक सिम्टम्स कौन से होते हैं वो तुम्हें सारे पता है, ये एज इट इज ही याद रखने हैं। एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स कौन से होते हैं? इसका एंटीडोट है फिजोस्टेजिमिन। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन ग्लूकोमा वो तुम्हें पता लग गया क्यों। अब हम पढ़ते हैं द थर्ड ड्रग विच इज नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। इसका एक जनरल नेम होता है बीपी लिफ्टर। नॉरएपिनेफ्रिन को हम बीपी लिफ्टर कहते हैं। इसको कितना देना है? 8 to 12 mcg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन देना है। 8 to 12 mcg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन। ये क्या करेगा? बीपी लिफ्टर है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो बीपी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा तो टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन हो जाएगी। बस ये है अल्फा 1 एगनिस्ट। अल्फा 1 रिसेप्टर्स को इसने स्टिमुलेट किया, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, बीपी इंक्रीज हो गया। कुछ इसका बीटा 1 इफेक्ट भी है। बीटा 1 अभी ऊपर किया था ना, बीटा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो रहे थे तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। एक इसने अल्फा 1 रिसेप्टर्स को, एक बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया। क्लियर। ऊपर वाला एड्रेनालिन तीनों को कर रहा था, बस ये 2 को कर रहा है, अल्फा बीटा 1, वो बीटा 2 को भी कर रहा था। ऐसे याद करो। उसके बाद कब हम चाहते हैं बीपी रेट? जब शॉक में है पर्सन, उसमें बीपी बहुत कम होता है तो सेप्टिक शॉक में या हाइपोटेंसिव स्टेट्स में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अगर ऑलरेडी पर्सन को हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवोलीमिया है तब अब ये चीज समझो, हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, क्योंकि उसमें क्या है पर्सन के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, ऊपर से हम वेसोकंस्ट्रिक्शन कराई जा रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत ब्लड टिश्यूज को मिलना था वो अब मिलेगा ही नहीं। तो हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवोलीमिया में हम नॉरएपिनेफ्रिन देंगे नहीं, उससे और ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करा दी, जो थोड़ा बहुत अंदर थोड़ा सा भी वॉल्यूम थी ब्लड की अब वो भी जा नहीं पाएगी। ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज सेम केस, उसमें भी नैरोइंग हुई पड़ी है अगेन। एंड अरिथमियास में हम हार्ट से कुछ भी नहीं कर सकते। टॉक्सिक और इसका एंटीडोट क्या है? फेंटोलामीन। एंड अगेन तुम्हें क्लियर हो गया कि बीपी लिफ्टर है तो शॉक पे जैसे सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में हम देंगे। एंड यूज्ड इन सेंट्रल लाइन, यू नीड टू रिमेंबर इट, एड्रेनालिन इज यूज्ड इन सेंट्रल लाइन ओनली। अब हम आगे अगले ड्रग पे जाते हैं, फोर्थ ड्रग विच इज अमायोडेरोन। अमायोडेरोन 300 mg IV बोलस देना होता है एंड रिपीट डोज अगर देना है तो 150 mg। क्लियर है। अमायोडेरोन 300 mg IV बोलस देना। अब ये मैकेनिज्म इसका समझो, क्लास 3 एंटी अरिथमिक है ये। अमायोडेरोन एक एंटी अरिथमिक एजेंट होता है। कैसे एंटी अरिथमिक कैसे है? कैसे अरिथमिया को स्टॉप कर रहा है ये? इट प्रोलॉन्ग्स द एक्शन पोटेंशियल रिफ्रैक्टरी पीरियड।
एक्शन पोटेंशियल समझते हो ना, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे एक जो चार्ज क्रिएट होता है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारे अंदर होती है नर्व इम्पल्सेस, वो फर्दर आगे आगे जाती है, तो वो जो टाइम पीरियड है जितने में वो नर्व इम्पल्स आगे से आगे एक से दूसरे सेल तक जा रही है, उसको ये थोड़ा लंबा कर रहा है। अगर जल्दी वो, समझ लो कंडक्शन सिस्टम में अगर जल्दी जल्दी नहीं ऐसी इम्पल्सिस जाएंगी तो खुद ही जो अरिदमिया है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पल्सिस आराम आराम से अगर जाएगी तो ऑब्वियसली तुम समझ ही रहे हो अरिदमिया क्योर हो जाएंगे। तो बस ये ऐसे ही एक्शन कर रहा है, ऐसे आएगी एंटी अरिथमिक। इट प्रोलॉन्ग्स द एक्शन पोटेंशियल, स्लोस डाउन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो अरिथमिया ठीक हो जाएगा। तो अरिथमियास कौन कौन से में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियास, ये सारे अरिथमियास में हम अमायोडेरॉन देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर कंडक्शन सिस्टम में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर पहले से फिक्स साइनस नोड है, मतलब समझते हो ना, जो ऐसे नोड है वो पहले से प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास ऑन ही नहीं कर रही, तब एवी ब्लॉक, एवी नोड में भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं दे सकते। टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्शन सिस्टम को बिल्कुल ही हमने स्लो डाउन कर दिया तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन हो जाएगी। तीसरा याद रखना, थायराइड डिसफंक्शन भी ये कॉज करती है। एंटीडोट, अगर ये ज़्यादा टॉक्सिक डोज दे दिया तो थायराइड डिसफंक्शन भी ये कॉज करता है अमायोडेरॉन। एंटीडोट, कोई एंटीडोट नहीं है, सपोर्टिव केयर बस प्रोवाइड कर सकते हैं। की पॉइंट्स यूज्ड इन अरिथमियास, अरिथमिया में मेन ड्रग कौन सा है, अमायोडेरॉन। फिफ्थ याद करते हैं अब हम, डोपामिन। डोपामिन डोज डिपेंडेंट है, पहले याद रख लो डी, डोपामिन डोज डिपेंडेंट, क्लियर। कितना डोज देना हमने, 2 to 20 mcg पर kg पर मिनट, इतना डोज हमने दो से याद रख लो, दो से 2 to 20 mcg पर kg पर मिनट। अगर हम इसका लो डोज दे रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 to 20 है ना, लो डोज मतलब 1 to 5 mcg पर kg पर मिनट, तो ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाएगा, रीनल वेजोडाइलेशन करा दूंगा और यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा। मतलब लो डोज में ये किडनी पे इफेक्ट कर रहा है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है। अगर आप मीडियम डोज दे रहे हैं 5 to 10 mcg, तो फिर क्या कर रहा है ये, बीटा फिर से बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज एंड कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करा रहा है। हाई डोज दे रहे हैं 10 से ज़्यादा mcg, अल्फा 1 क्या कर रहे थे, वेजोकंस्ट्रिक्शन, बीपी इंक्रीज हो रहा है। तो समझ आ गया, लो मीडियम हाई डोजेस पे ये डिपेंडेंट है कि क्या, पहले यूरिन आउटपुट, सेकंड कार्डियक आउटपुट, थर्ड बीपी इंक्रीज करा रहा है, क्लियर। अब हम कब चाहते हैं यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो, जब रीनल परफ्यूजन सपोर्ट हमें चाहिए, जब हम चाहते हैं किडनी तक ब्लड प्रॉपर से जाए, तो ये रीनल वेजोडाइलेशन करा रहा है। अगर वहाँ पर ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन होगी तो मोर ब्लड वहाँ पर जाएगा और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी। तो पहला तो ये लो डोज हमें कब चाहिए, जब रीनल परफ्यूजन सपोर्ट हमें चाहिए। हाई और मीडियम डोजेस, समझ रहे हो ना, कार्डियक आउटपुट कब हम इंक्रीज करेंगे, ब्रेडिकार्डिया में है। बीपी कब हम इंक्रीज करेंगे, शॉक में है, क्लियर, वेरी इजी। अगर मैकेनिज्म याद है तो इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन याद हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं, खुद ही हो जाएगी। बट याद रखना, डोपामिन हम फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं देते। ये क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा में एक ट्यूमर बन जाता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, वो कैटिकोल अमीन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं। कैटिकोल अमीन जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन प्रोड्यूसिंग। अब वो ये ट्यूमर खुद से डोपामिन प्रोड्यूस कर रहा है, ऊपर से डोपामिन दे ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, डोपामिन अभी हमने देखा हार्ट रेट और बीपी इंक्रीज कर रहा है, तो टैकीकार्डिया या हाइपरटेंशन हो सकती है, तो हम फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं देंगे। टैकियारिथमियास में भी हम नहीं दे सकते, चीज़ क्लियर है तुम्हें। हाइपोवोलीमिया में अगेन नहीं देंगे, क्यों, यूरिन आउटपुट नहीं इंक्रीज करा रहा। अगर पहले ही हाइपोवोलीमिया है तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज करके सारा जो वाटर है, कंटेंट है, सारा बाहर निकाल देंगे, तो हाइपोवोलीमिक शॉक हो सकता है। बट अब टॉक्सिसिटी अगर होगी तो हम क्या दे सकते हैं, अरिथमियास, टॉक्सिसिटी में क्या होगा, अरिथमियास, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, वेरी क्लियर। और इसका एंटीडोट क्या, बस कुछ नहीं कर सकते, डोपामिन का डोज रिड्यूस कर दो, शॉर्ट हाफ टाइम हो जाएगा। एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स, प्रायोरिटी हाइपोटेंशन एंड कार्डियक पेशेंट्स में हम डोपामिन देते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिक्स्थ ड्रग विच इज लिडोकेन, जिसको हम जाइलोकिन भी कहते हैं। तुम्हें पता है ये एनेस्थेटिक भी है, एंटी एरिथमिक भी है। अब इसका कितना डोज है ना, 1 to 1.5 mg पर kg IV बोलस जाता है, ये क्लियर है। अब जो भी एंटी एरिथमिक्स है तुम्हें पता है वो कंडक्शन सिस्टम पे ही वर्क कर रहे हैं, जो नर्व इम्पल्सिस है, जो एक्शन पोटेंशियल है, उसको स्लो डाउन करके ये अरिथमिया को ठीक कर रहे हैं, वैसे ये कर रहा है। ब्लॉक्स द फास्ट सोडियम चैनल्स इन द कार्डियक सेल्स। अगर सोडियम चैनल्स ही तो है, वही तो अगर इधर उधर इन्फ्लक्स हो रहा है तो इम्पल्स जनरेट हो रहा है, तो अगर सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे इट विल डिक्रीज द ऑटोमेसिटी एंड सप्रेस द वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स। जो तुम्हें पता है ना, एक्टोपिक जो हमारे एसी नोड एवी नोड है, वही है ना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करे। बट अगर उनके अलावा कार्डियक मसल्स में कोई और सेल्स है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं एक्टोपिक, कोई और ही सेल्स लगे हुए हैं, तो उन एक्टोपिक
कार्डियक सेल्स के कारण जो बीट्स हैं उनको ठीक करने के लिए हम लिडोकेन देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिसिटी को रिड्यूस करने के लिए। इंडिकेशंस अगेन VT-VF अरिथमियास, क्लियर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये भी सेम है। एंड इसके टॉक्सिसिटी देख लो, CNS टॉक्सिसिटी हो सकता है क्या, ऑब्वियसली ज़्यादा ही हमने स्लो डाउन कर दिया तो ब्रेडिकार्डिया। एंटीडोट कोई नहीं है, सपोर्टिव केयर, की पॉइंट्स एंटी एरिथमिक एंड एक एनेस्थेटिक है, ये दो चीज़ें इसके डुअल फंक्शंस है। हेपरिन तुम्हें पता है कि एंटी कोएगुलेंट है, इसका तो डोज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 इंटरनेशनल यूनिट्स IV बोलस ये जाता है। अब ये क्या मैकेनिज्म समझो, इट एनहेंसिस एंटी थ्रोम्बिन 3। देखो एंटी थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, तो ये क्या कर रहा है, इट इनहिबिट्स थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A। ये दोनों अगर नहीं होंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा। इस तरीके से इसने एक्ट किया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे थे, याद रखना। कब हम चाहते हैं क्लॉट ना बने, अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो रहा है, तुम्हें पता है उन केसेस में वही तो होता है, हार्ट की कोई कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट ब्लॉक कर देता है और दर्द होती है। तो ACS के केस में पल्मनरी एम्बोलिज्म भी तो इसी को कहते हैं, एम्बुलस बना उसके लिए एंटी कोएगुलेंट है ना। DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तब भी हम चाहते हैं कि और फर्दर वो ना ग्रो करे। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, अगर डायलिसिस पर्सन हो रही है उसकी, तो हम चाहते हैं बीच बीच में कहीं ना कहीं क्लॉट बन जाए, ठीक है, इधर से उधर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रोसेस के दौरान हम नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं क्लॉट बने। तो इन केसेस में दीज आर द इंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन, पहले से ब्लीडिंग हो रही है, एंटी कोएगुलेंट देंगे नहीं। सीवियर TCP थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हुआ पड़ा, पहले प्लेटलेट नहीं है, ऊपर से एंटीकोएगुलेंट्स दे रहे हैं, नो। हेमरेजिक स्ट्रोक है, चीज़ क्लियर है ना, वहाँ पर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, एंटीकोएगुलेंट्स नहीं दे सकते, ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगेन हेपरिन नहीं देंगे। फिर ब्लीडिंग, हेमेट्यूरिया एंड ब्रूजिंग, ये इसके क्या है, टॉक्सिसिटी के इफेक्ट है, ज़्यादा ही दे दिया तो फिर यही होगा। एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड अवॉइड IM इंजेक्शन, हम ये IV ही देते हैं। डिजॉक्सिन की बात करें, ये डिजॉक्सिन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डिजॉक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रोप है, कितना देते हैं, 0.125 टू 0.25, इसका डोज याद रखना बहुत ईजी है। mg पर डे ओरली देना होता है, अगर ओरली दे रहे हैं तो, ठीक है। अब डिजॉक्सिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो, ये क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट कर देता है। पंप नहीं है, इनहिबिट हो गया, सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा। अब सोडियम बाहर नहीं जाया गया, उससे क्या होगा, सोडियम इंट्रासेलुलरली सोडियम का लेवल इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, सोडियम कैल्शियम पंप भी वर्क नहीं कर पाया, मतलब कैल्शियम भी अब बाहर नहीं जा रहा। अब कैल्शियम बाहर नहीं जा रहा, मतलब कैल्शियम सारा का सारा सेल्स में ही है, और कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब कैल्शियम बाहर नहीं गया, अंदर गया, तो कितनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव आइनोट्रोप है। आई होप इट इज क्लियर। अब इंडिकेशन हार्ट फेलियर ऑब्वियसली देंगे, एक्यूट फिब्रिलेशन या एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में हम इसको दे सकते हैं, ताकि वो फ्लटर और फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है, बस हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट तो ना करे, वो तो बस कांप रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो अच्छे से पूरा प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करे, तो हम ये देंगे डिजॉक्सिन। या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास में कोई भी अरिथमिया हो तो हम इसको देंगे, फिब्रिलेशन फ्लटर में हो गया, और एक सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम नहीं दे सकते। द रीज़न बिंग होगा क्या, वेंट्रिकल्स पहले से क्विवरिंग वाली स्टेट में, मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये उनको और एक्साइटेबल ही कर देगा, वो और चीज़ को वर्सन कर देगा। तो एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर में हम डिजॉक्सिन देते हैं, बट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम नहीं देते डिजॉक्सिन को। हार्ट ब्लॉक, हम ये पंप वगैरह स्टॉप कर देंगे अगर पहले ही कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम है। रीनल इम्पेयरमेंट, क्योंकि किडनीज ने तो एक्सक्रीट आउट करना नहीं किया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी क्या होगी, येलो विजन हो सकता है, ब्रेडी अरिथमियास हो सकता है। डिजीबाइंड इसका एंटीडोट है, वेरी इजी टू रिमेंबर। नेवर गिव IV विद कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये चीज़ तुमने याद रखनी है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ हम कभी भी डिजॉक्सिन को IV नहीं देते।